गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। 10th हिंदी कंपोजिट लोकवाणी मार्च 2023 का सॉल्ड एग्जाम पेपर है। क्वेश्चन आंसर एसएससी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी आनी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। संभ्रात जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहें। वे खादी के कपड़े पहनती थी, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का वे भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। संजाल पूर्ण कीजिए। राजेंद्र बाबू की पत्नी की विशेषताएं। इसका उत्तर है क्षमामयी, असंख्य संबंधों की सूत्रधारणी, ममतालु, सरल। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। बालक, धरती। कृति पूर्ण कीजिए। उपसर्ग युक्त शब्द, शब्द सफल प्रत्यय युक्त शब्द। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। पहले का उत्तर है बालक पुल्लिंग, धरती स्त्रीलिंग। शब्द है सफल, इसका उपसर्ग युक्त शब्द है असफल और प्रत्यय युक्त शब्द है सफलता। सादा जीवन उच्च विचार हमारे देश के मनीषियों, सदपुरुषों, ऋषियों, मुनियों और साधु संतों के जीवन का मूल उद्देश्य था। वे जीवित रहने की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने भर से संतुष्ट रहते थे। अणु की खोज करने वाले कनादी ऋषि सन्यासी की भांति अपना जीवन जीते थे। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रामदास, रैदास, ज्ञानेश्वर, गाड़गे महाराज, तुकाराम, एकनाथ, महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे महापुरुषों का जीवन अत्यंत सादा था। उन्होंने अपने विचारों से समूची मानव जाति को उद्वेलित कर दिया। सादा जीवन उच्च विचार प्राचीन काल से भारतीय दर्शन और हमारी जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है। प्रश्न पहले का आ है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आदमी महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। हवा, महाराज, ये आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीवन कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है ना बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल से लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुस जाती है और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने में निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाएं, सफाई रखें, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाएं। कारण लिखिए, हवा बदबू वाली होती है। दूसरा, उपसर्ग गद्यांश के से अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। गद्यांश से विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढ कर लिखिए। बढ़ते हुए प्रदूषण को और रोकने के उपाय विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। पहले का उत्तर है मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाले जाने के कारण। दूसरा, कारखानों से निकली
गंदगी और गैसों की हवा में घुल जाने के कारण। दूसरे का उत्तर है, पहला है गैस, दूसरा है कंपोस्ट। उसके बाद है खुशबू, बदबू, विलोम शब्द है। तीसरा है प्रदूषण न केवल मनुष्य बल्कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों को भी नष्ट कर देता है। इसे रोकने के लिए कारखानों की स्थापना शहरी क्षेत्र से दूर करना चाहिए। चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखनी चाहिए और उनमें फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। कारखानों से निकले अवशिष्ट पदार्थों को नदी, तालाब व झीलों में न डाला जाए। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। शादी विवाह में बैंड बाजा, पटाखे तथा लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई जाए। प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए। दूसरा है, निम्नलिखित पठित गद्य पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षण ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरानी करता तम का नाश है। उचित जोड़ियां लगाइए, निर्मल शीतल हरियाली। इसके उत्तर है, निर्मल नीर, शीतल पवन, षड ऋतु, दृश्य हरियाली मखमल। प्रथम चार पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मातृभूमि तुम्हारा शुद्ध जल अमृत के समान उत्तम है। जब शीतल मंद और सुगंधित समीर चलता है तो वह दिन भर किए गए परिश्रम के तनाव को हर लेता है। हमारे देश में 6 ऋतुओं क्रम से आती है और प्रकृति के विभिन्न दृश्यों प्रस्तुत करती है। गर्मी का ताप, उसके बाद वर्षा की फुहारें, शरद की स्वच्छता, हेमंत, फिर शिशिर की सर्दी और उसके बाद आता है ऋतुराज बसंत। यहाँ की भूमि ऐसी हरी भरी है कि देखकर लगता है मानो हरे मखमल के फर्श बिछे हैं। प्रश्न दूसरे का आ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जाखो राखे साइयाँ, मार ना सके कोय, बाल न बांका करे सके, जो जग बैरी होय। नैनो अंतर आओ तू, नैन झाप तो ही लेव, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन देव। लाली मेरे लाल की, जीत देखे तिल मत लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हुई गई लाल। कारण लिखिए, कवि प्रभु को आंखों में बंद करना चाहते हैं। अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहले का उत्तर है, ताकि वो कवि प्रभु के अलावा किसी को देखे। दूसरा, ताकि ना प्रभु किसी और को देखे। दूसरे का उत्तर है, ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है, जहाँ देखिए वहीं ईश्वर की छवि विद्यमान है। संत कबीर कहते हैं कि भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तो वो स्वयं भी उस महिमा के रंग में रंग गया, अर्थात वो ईश्वर की महिमा से एकाकार यानी ईश्वरमय हो गया। विभाग 3 भाषा अध्ययन व्याकरण कृति 8 अंक। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला का उत्तर है इकट्ठा, दूसरे का उत्तर है बुद्धि। दूसरे का पहला है वहाँ, आप वहाँ आराम से रह सकते हैं। दूसरा, ओह ओह कितना बड़ा सांप है। कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द दुर्लभ अथवा सदा एवं। पहले का उत्तर है दुर्लभ, दु प्लस लभ, विसर्ग संधि। दूसरा है सदैव, सदा एव स्वर संधि। अधोरेखांकित वाक्यांश के उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अंक में भरना, खाली हाथ लौटना। समीर ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। अथवा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तंग करना।
मुहावरा अंक में भरना, समीर ने मुझे देखते ही अंक में भर लिया। दूसरे का उत्तर है मुहावरा तंग करना, अर्थ परेशान करना। वाक्य है सूदखोर महाजन कर्जदार को बहुत तंग करता है। पांचवा है काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। बचपन में मैंने परिजनों की बुजुर्गों की सेवा की। दूसरे का उत्तर है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला है मुझे देखते ही चाय हाजिर करता है, पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा मुझे अभिवादन का ध्यान आता है, सामान्य भूतकाल। छठा है वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। यदि भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। दूसरा, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचक अनुसार परिवर्तन कीजिए। ताजगी महसूस होती है, निषेधार्थक वाक्य। पांचवे के पहले का उत्तर है बचपन में मैंने परिजनों की बुजुर्गों की सेवा की, सामान्य भूतकाल। दूसरा है मुझे देखते ही चाय हाजिर की है। दूसरा, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। छठे का उत्तर है पहला है मिश्र वाक्य। दूसरा है ताजगी महसूस नहीं होती। विभाग 4 है रचना विभाग। उपयोजित लेखन 12 अंक। प्रश्न चौथे का अ है सूचनाओं के अनुसार लिखिए। पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अजय सिन्हा, अंजना सिन्हा सुंदरनगर जत के नगर विकास अधिकारी नगर परिषद जत को बच्चों को खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु पत्र लिखती है। अथवा चेतना सोनोव ने आज़ाद नगर चिखली से अपनी सहेली मित्र फरहान शेख तिलक नगर रायपुर को बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखती है। 15 सितंबर 2023 सेवा में नगर विकास अधिकारी नगर परिषद जत। विषय बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनवाना। महोदय, मैं जत शहर के सुंदर नगर का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान यहाँ के बच्चों की एक अहम समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, हमारे नगर में बच्चों के खेलने के लिए कोई बगीचा नहीं है, इसलिए बच्चों को अपनी गली कूचों और सड़कों पर खेलने के लिए विवश होना पड़ता है। इससे कई बार झगड़े की नौबत आ जाती है। सड़कों पर खेलने के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। महोदय, आपसे आग्रह है कि इस नगर में किसी उचित जगह पर हम बच्चों के खेलने के लिए एक बगीचा बनवाने की व्यवस्था करें, ताकि हम यहाँ निश्चिंत होकर खेल सकें। आशा है आप हमारी समस्या पर ध्यान देंगे और एक सुव्यवस्थित खेल बगीचा बनवाने का आदेश देंगे। आपका अजय सिन्हा, सुंदरनगर जत। 25 अक्टूबर 2023। प्रिय मित्र फरहान, नमस्कार। मैं यहाँ खुश खुश सकुशल हूँ। आशा है तुम भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मित्र, मैंने अपने पिछले पत्र में तुम्हें अपनी बहन की शादी के बारे में बताया था। अब शादी की तिथि तय हो गई है। 15 नवंबर 2023 को शादी है। मित्र, इस पत्र के साथ तुम्हें शादी का निमंत्रण पत्र भी भेज रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस अवसर पर अवश्य आओगे। तुम्हारे आने से मेरी खुशी और भी बढ़ जाएगी। मेरे माता पिता और घर वाले तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हारी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारा मित्र चेतन सोनव ने, आज़ाद नगर चिखली। विज्ञापन लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। खेल प्रतियोगिता। आपको और आपकी टीम को बढ़ चढ़कर अपना हुनर दिखाने और इनाम जीतने का सुनहरा अवसर। आपके शहर में आयोजित होने जा रही है कबड्डी तथा खो खो प्रतियोगिता। छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान, नासिक में 5 नवंबर 2023 को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। ढेरों इनाम, विजेता टीम को ट्रॉफी, उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए टीमों और खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र। संपर्क कीजिए। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कबड्डी तथा खो खो दल के प्रमुख संपर्क करें। गिरिनंदन नाशिककर, मोबाइल 986912। दर्शक प्रवेश निःशुल्क। गद्य आकलन कीजिए। प्रश्न निर्मिति।
पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ में कंधे पर संभाले बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। तैयार किए हुए प्रश्न, पिताजी का पहनावा क्या है? दूसरा, पिताजी अपने साथ डंडा क्यों लाए हैं? तीसरा, पिताजी कब पीछे नहीं हटेंगे? चौथा, पिताजी ने बराबर की लड़ाई को किसकी लड़ाई कहा है? प्रश्न चौथे का आ है निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। मोबाइल, शाप या वरदान? यदि मैं पंछी होता। मोबाइल, शाप या वरदान? संचार के क्षेत्र में विज्ञान के आविष्कारों ने क्रांति ला दी है। वर्तमान समय में मोबाइल सभी संचार साधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। मोबाइल ने लोकप्रियता के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास मोबाइल न हो। मोबाइल बातचीत करने का सुलभ और प्रभावशाली साधन तो है ही, इसने मानव के जीवन को कई मायने में बहुत सरल बना दिया है। आज मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन तरह तरह की वस्तुएं मंगाई जाती हैं। पैसों का लेन देन सैकड़ों में होने लगा है। बिजली, गैस, मकान का मेंटेनेंस तथा अनेक प्रकार के बिल आंख झपकते घर में बैठे बैठे मोबाइल के द्वारा अदा हो जाते हैं। रेल, वायु यान, बस आदि के टिकट तो अब मोबाइल के माध्यम से मिल ही रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल पर तरह तरह की सूचनाएं, संदेश उपलब्ध हो रहे हैं। मोबाइल आज समय काटने का सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता साधन बन गया है। देखने सुनने वाले भले ही थक जाएं, पर मोबाइल मनोरंजन परोसने से नहीं थकता। इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि लोगों का बहुत सारा समय मोबाइल के विभिन्न कार्यक्रम, रील्स आदि देखने में बर्बाद हो जाता है। बच्चे मोबाइल पर आने वाले कार्टून और गेम्स में ही व्यस्त रहते हैं। इससे कम उम्र में उन्हें आंखों की तकलीफ सताने लगी है। मोबाइल का अधिक उपयोग करने से बहरापन तथा मानसिक बीमारियां भी होने की संभावना होती है। इसलिए इसका समझदारी से उपयोग करना चाहिए। आज इस लोकप्रिय यंत्र का उपयोग करने से कोई बच तो नहीं सकता, पर इसके दुरुपयोग से ज़रूर बचा जा सकता है। दूसरा है, यदि मैं पंछी होता। जब मैं आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूँ तो सोचता हूँ, काश मेरे भी पंख होते, मैं भी गगन विहार करता। यदि मैं पंछी होता तो आकाश में दूर दूर तक उड़ने का आनंद लेता। ऊपर से सड़कों पर चलते हुए नन्हे नन्हे मनुष्यों को देखता, खेतों वनों की हरियाली का दर्शन करता। यदि मैं पंछी होता तो यात्रा करना मेरे लिए खेल हो जाता। न टिकट आरक्षित कराने का झंझट होता, न रेल बस से सफ़र करने में भीड़ भाड़ का डर। दूर दूर की यात्राएं करता, नदी पहाड़ जंगल कोई भी मुझे नहीं रोक पाता। थक जाता तो पेड़ों की डालियों पर बैठकर झूला झूलता, ताज़े मीठे फल कुतर कुतर कर खाता। मैं कई बार धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर जाने की योजना बनाकर भी नहीं जा पाया था। यदि पंछी होता तो उड़कर कश्मीर की सैर कर आता। इच्छा होती तो गोवा के सुंदर बीच पर पहुंच जाता। कन्याकुमारी और आबू पर्वत के सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देख पाता। यदि मैं पंछी होता तो दुर्घटनाओं में आहत होने वाले लोगों के पास उड़कर पहुंच जाता और उनकी सहायता करता। बाढ़ और भूकंप से प्रभावित लोगों के कुछ काम आता। मैं जानता हूँ मुझे पंछियों की तरह पंख नहीं मिल सकते, पर मैं पंछी होने की कल्पना तो कर सकता हूँ। कल्पना करने में भी कितना आनंद है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।